नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। उपस्थित है एक नई क्लास के साथ। इस क्लास को शुरुआत करने से पहले आप सभी को, जितने भी देखने वाले हमारे दर्शक हैं, उनको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। ये आने वाला जो समय है हम लोगों के लिए अच्छा रहे। इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज के क्लास। कल जहाँ पे खत्म किए थे आज वहीं से स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा जो पीछे वाला चीज था उसको रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था साझेदारी। क्या देखा था? साझेदारी। इसकी परिभाषा देखा था हम लोगों ने। बेसिक फंडामेंटल इसका जाना था, परिभाषा देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसका विशेषता। हम लोगों ने इसका विशेषता देखा था। हम लोगों ने देखा था कि साझेदारी का परिभाषा, साझेदारी एक्ट कब आया था, कैसे क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। उसके बाद साझेदारी की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी ऐसे काम को करने के लिए तैयार होते हैं या किसी ऐसे बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं जिसका प्रॉफिट वे लोग क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं, जिसका संचालन वे सभी या उनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? साझेदारी कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि साझेदार क्या होता है। तो साझेदारी के व्यवसाय में जो भाग ले उसे हम लोग साझेदार कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि फर्म क्या होता है। तो साझेदारी के व्यवसाय को हम लोग क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। इतना हम लोगों ने देखा था। फिर हमने विशेषता भी इसका पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विशेषता भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके आगे विशेषता में हम लोगों ने देखा था दो या अधिक व्यक्ति, संचालन और भी बहुत सारा का चीज हम लोगों ने देखा था। प्रॉफिट कमाना और बांटना, लीगल व्यवसाय होना चाहिए, सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं होगा। इस तरीके के 6-7 विशेषताएं हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने इसको जो कल क्लास को हम लोगों ने रोका था, उसको हम लोगों ने रोका था जगह पे आके जहां पे हम लोगों ने दायित्व के बारे में जान रहे थे, जहां पे असीमित दायित्व का कॉन्सेप्ट हम लोगों का थोड़ा बहुत हमने बताया था। आज इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और फिर से देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस क्लास में। आइए देखते हैं। हमने बताया था कि दायित्व हमारा दो तरीके का होता है सर, दो प्रकार का दायित्व होता है। दायित्व का मतलब होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारा दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपको सीमित और दूसरा होते हैं असीमित। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज और इसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, ये दो तरह के लायबिलिटीज के बारे में हम लोगों ने देखा था। सीमित दायित्व होता है कि जितना भी हमने पूंजी इन्वेस्ट किया है या कहीं पे कुछ भी इन्वेस्ट किया है, तो अगर बिजनेस हमारा डूब रहा है तो सिर्फ वही पैसा हमारा जाएगा जो हमने इन्वेस्ट किया। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी का हमने क्या किया ना, शेयर खरीद लिया। अब मान लीजिए हमने शेयर 5,000 का खरीदा। कितने का खरीदा? 5,000 का शेयर हमने क्या किया? खरीद लिया। अब खुदा ना खास्ता किसी वास्ते मान लीजिए कंपनी बंद हो रही है, कंपनी अब नहीं चलेगी, तो अगर मेरा पैसा कोई जा रहा है तो वो क्या होगा? 5,000 का 5,000 मेरा डूब जाएगा। जो 5,000 हमने इन्वेस्ट किया था वो 5,000 मेरा डूबेगा, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं डूबेगा। लेकिन यही अगर कंसेप्ट करें, हम बात करें हम कंसेप्ट का अनलिमिटेड लायबिलिटीज का। लिमिटेड लायबिलिटीज समझ गए कि जितना इन्वेस्टमेंट किया उसी का। अब अनलिमिटेड लायबिलिटीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे पढ़ना होगा इसी चीज को, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब मान लीजिए कि कोई ए नाम का एक व्यक्ति था। ये ए नाम का एक व्यक्ति था। इसने क्या किया ना कि बहुत सारे आदमी से लोन लिया। क्या किया? लोन लिया। मान लीजिए 10 लाख का इसने क्या किया? लोन ले लिया। और ये 10 लाख का लोन और प्लस इसके पास मान लीजिए 10 लाख का लोन था और प्लस मान लीजिए इसके पास अपना कुछ 5 लाख रुपया घर में था। ये दोनों को लगा के इसने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। क्या स्टार्ट किया इसने? बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस चलाया, कुछ दिन चला, कुछ दिन चलने के बाद इसका बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाया और इसने बिजनेस को क्या कर दिया? क्लोज। यानी बिजनेस इसका क्या हो गया? बंद। अब बिजनेस इसका बंद हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो लोन लिया था 10 लाख का वो इसको माफ कर दे। ऐसा तो नहीं कि वो बोलेगा कि नहीं नहीं भाई आपका बिजनेस नहीं चला तो हम क्या करते हैं, आपका जो भी पैसा था वो माफ कर देते हैं। ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। इसको क्या करना होगा? ये 10 लाख का लोन, ये जो 5 लाख इसका अपना गया, सब चुकाना पड़ेगा।
ये पूरा का पूरा पैसा इसको वापस करना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज, कि आपका लायबिलिटी का एक एक पैसा तब तक चुकाना पड़ेगा जब तक कि आप सरकार के द्वारा या कोर्ट के माध्यम से दिवालिया घोषित ना हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट जब तक नहीं हो जाते। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंसॉल्वेंट जब तक नहीं हो जाते, जिस दिन आप इंसॉल्वेंट हो जाइएगा उस दिन आपका सारा ऋण माफ हो जाएगा। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज का हमारा कॉन्सेप्ट था। थोड़ा बहुत आगे चलना है। हमारा पार्टनरशिप में यही कॉन्सेप्ट चलता था। 2008 में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग एलएलपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एलएलपी के नाम से जानते हैं, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। चूंकि आपके एग्जाम से उसको कोई लेना देना नहीं, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप के आपके एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा जान नहीं है। अगर इसके बारे में कुछ जानना है तो ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि एलएलपी कब आया था, आपसे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भैया एलएलपी कब आया था, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप कब आया था, तो आपको आंसर देना है 2008 में। कब आया था एलएलपी? तो एलएलपी हमारा आया था 2008 में। ये हमारा कॉन्सेप्ट था लायबिलिटीज का, लिमिटेड लायबिलिटीज, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। लिमिटेड लायबिलिटीज के बारे में हमने जाना, अनलिमिटेड लायबिलिटीज के बारे में हमने जाना। अब इससे आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा। देखिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है एक आदर्श साझेदारी का मूल तत्व। आदर्श साझेदारी का मूल तत्व। आदर्श साझेदारी का मूल तत्व। एसेंशियल पॉइंट ऑफ क्या बोल रहे हैं? आइडियल पार्टनरशिप। कैसा पार्टनरशिप? आइडियल पार्टनरशिप। अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये आइडियल पार्टनरशिप क्या होते हैं, या फिर ये आइडियल क्या होते हैं, आदर्श क्या होते हैं। तो गांव घर में या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी समाज में हम लोग रहते हैं, वहां देखे होंगे कि हर माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं कि फला की तरह बनो, उसके जैसे बनो, देखो फलाना का बेटा कैसा है, फलाना कैसा है, वो कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। मतलब ये हो गया एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको हम फॉलो कर सके, जिसको देख के हमको कुछ सीखने को मिल सके, जो सबके नजर में एक अच्छा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल या आदर्श बोलते हैं। जिसको देख के सब आदमी उसको फॉलो करने के बारे में सोचे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आदर्श बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं। जिसको देख के लगे कि नहीं ये चीज अच्छा है, ये सीखने लायक है, ये सीख सकते हैं, इसको अपने अंदर उतारा जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आदर्श बोलते हैं। तो दुनिया में सब चीज के लिए आदर्श है, तो भैया एक पार्टनरशिप, कौन सा ऐसा पार्टनरशिप है जिसको हम आदर्श मान सकते हैं? सारे पार्टनरशिप को तो आदर्श नहीं मान सकते। तो पार्टनरशिप का ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है, क्या क्या ऐसा चीज उसके अंदर गुण होने चाहिए, ऐसे क्या क्या उनके अंदर लक्षण होने चाहिए जिस वजह से उसको हम एक आदर्श पार्टनरशिप मान सकते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हमको बात करना है। आइए बात करते हैं पहला पॉइंट कि क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है पारस्परिक भरोसा। क्या होना चाहिए? पारस्परिक भरोसा होना चाहिए। पारस्परिक भरोसा होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी पार्टनर है, जितने भी पार्टनर हैं, उन पार्टनरों को आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए। पारस्परिक भरोसा का मतलब हो गया कि उन लोगों के आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप का बिजनेस कर लिए लेकिन एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं। अब विश्वास ही नहीं है तो फिर बिजनेस कैसे चला पाएंगे? बिजनेस चलाने के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है, अगर भरोसा नहीं है, तो फिर पार्टनरशिप नहीं चल पाएगा।
इसलिए बोला गया कि एक आइडियल पार्टनरशिप का सबसे पहला आपका जो मूल तत्व है या पहला लक्षण है वो ये है कि भैया पारस्परिक भरोसा, यानी पार्टनर का एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। दूसरा चीज इसमें है कि व्यवहार में ईमानदारी। व्यवहार में क्या होना चाहिए बुआ, व्यवहार में ईमानदारी होना चाहिए। व्यवहार में क्या होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि बिहेवियर जो उनका होगा, व्यवहार जो उनका होगा, उसमें क्या होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेईमानी, क्योंकि बेईमानी हो जाता है, धीरे धीरे आदमी कर लेता है, लेकिन क्या होना चाहिए, आज की भी दुनिया में हमें क्या रहना होगा, ईमानदार। आप दुनिया के किसी व्यवसाय में हो, किसी रिलेशन में हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो दुनिया के किसी कोने में, कहीं आप नौकरी ही कर रहे हो, ईमानदार आपको रहना होगा। आदमी कहता है कि फलाना आदमी ने बेईमानी से इतना पैसा, बेईमानी से आप कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे, ज्यादा दिन खींच नहीं पाओगे। लास्ट में काम आता है ईमानदारी। तो चाहे आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हो, चाहे दुनिया के किसी भी चीज में हो, आपको क्या रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। पढ़ाई में ही क्यों ना हो, पढ़ाई में भी आपको क्या रहना होगा, ईमानदार। ऐसा नहीं कि माँ बाप को दिखाने के लिए पढ़ लिए, टीचर को दिखाने के लिए पढ़ लिए, बैठे हुए हैं किताब लेके पलट के बैठे हुए हैं और ध्यान कहीं और है। तो जो भी काम कीजिए वो किससे कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए। तो व्यवहार में कहीं भी दुनिया के किसी कोने में रहिए तो आपके व्यवहार में क्या रहना चाहिए, ईमानदारी रहना चाहिए। ये दो तत्व था। तीसरा इसके बाद है, तीसरा तत्व इसका होगा साझेदारी संलेख का सम्मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साझेदारी संलेख का सम्मान होना चाहिए। कल हम लोगों ने बात किया था अनुबंध के बारे में। ये जो दिख रहा है ना आपको संलेख, इसे हम अनुबंध कहते हैं। कल अनुबंध पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, इंग्लिश बोलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एग्रीमेंट का बात ये कर रहा है कि एग्रीमेंट पे जो लिखा हुआ, एग्रीमेंट पेपर पे जो लिखा हुआ, एग्रीमेंट जो हम लोगों के बीच में हुआ था, हमने कल बताया था आप लोगों को कि एग्रीमेंट हमारा मौखिक लिखित दोनों हो सकता है। तो एग्रीमेंट में जो भी लिखा हुआ बातें होगा या एग्रीमेंट जो भी हुआ, चाहे मौखिक रूप से हुआ या लिखित रूप से हुआ, उन एग्रीमेंट का क्या होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई एक पार्टनर नहीं रहेगा तो दूसरा पार्टनर व्यवसाय संभालेगा, तो इस बात का भरोसा दूसरे पार्टनर को होना चाहिए, इस बात का सम्मान होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर नहीं है तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा, व्यवसाय को संभाल लेगा। मतलब ये हो गया कि आपके बीच में जो संलेख है, आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट टूटना नहीं चाहिए। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ किसी भी बात का अपमान नहीं होना चाहिए, उस एग्रीमेंट का फॉलो करना चाहिए। ये 3 एसेंशियल था। चौथा के बारे में हम लोग बात करते हैं। चौथा एसेंशियल है इसमें कि सही एवं उचित लेखे। सही एवं उचित लेखे। अब इसका मतलब क्या हुआ, लेखा मतलब क्या होता है, लेखे का मतलब हो गया लेखा यानी अकाउंटिंग। क्या बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग का बात हम कर रहे हैं कि अकाउंटिंग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। अकाउंटिंग सही होना चाहिए। हमारा जो किसी भी बिजनेस में, हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। हमको अपने यहाँ कुछ ना कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़ते हैं। अब बताइए कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में सही सही एंट्री नहीं करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में सही सही जानकारी नहीं लिखेंगे, तो एक तो हम अपना पार्टनर के साथ गद्दारी करेंगे, दूसरा हम जो सरकार हमारा है, लोकल जो गवर्नमेंट है, जो टैक्स लेता है, उसके साथ हम गद्दारी करेंगे, अपने कस्टमर के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने वर्कर के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सबका भविष्य टिका हुआ है किस पे, अकाउंटिंग पे। सबका भविष्य किस पे टिका हुआ है, अकाउंटिंग पे टिका हुआ है। अगर अकाउंटिंग सही नहीं होगा तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बोला गया है कि सही एवं क्या होना चाहिए, उचित लेखा होना चाहिए। सही एवं उचित लेखा होना चाहिए। और 5वां एसेंशियल पॉइंट जो है वो है आपका सही एवं पूर्ण सूचना प्रदान करना। सही एवं पूर्ण सूचना प्रदान करना। सही एवं पूर्ण सूचना
प्रदान करना, ये इसका पॉइंट है कि सही एवं पूर्ण सूचना प्रदान करना। अब समझिए क्या था, इस लाइन को समझिए क्या है सही एवं पूर्ण सूचना प्रदान करना। इसका मतलब हो गया, मान लीजिए कि दो पार्टनर थे, राम और श्याम। राम और श्याम ये दो पार्टनर थे, दोनों ने बिजनेस किया, बिजनेस संभालना शुरू किया। अब एक वक्त ऐसा आया कि मान लीजिए राम क्या था ना, अपने व्यापार पे बैठा हुआ था, यानी कि अपने बिजनेस पे था, बिजनेस वही संभाल रहा था, श्याम नहीं था, श्याम कहीं गया हुआ। अब कोई व्यक्ति आया, एक तीसरा, मान लीजिए गोविंद नाम का एक व्यक्ति आया और इसने राम को कहा कि भैया हम आपके दुकान से, मान लीजिए कि इनका कपड़ों का दुकान था, कपड़ों का दुकान था, तो गोविंद ने क्या कहा राम के कि भाई हम आपकी दुकान से ना कपड़ा लेना चाहते हैं। राम ने कहा बहुत बढ़िया, ले गया। बोलो दिखाइए कपड़ा कैसे है। बोला कि भाई मेरे यहाँ का जो कपड़ा है ये तो आपको 500 रुपए का आएगा। कितने का आएगा? 500 रुपए का आएगा। गोविंद ने कहा कि भैया हम आपके यहाँ से सामान लेते रहते हैं तो थोड़ा सा छूट तो मिलना चाहिए हमको। इसने कहा ठीक है चलो मान लो तुम्हारे लिए हम 450 का कर। इसने कहा कि अभी तो पैसा नहीं मेरे पास और अभी हम ले भी नहीं सकते हैं, तो हम शाम में आते हैं और शाम में हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे। ये बात राम ने क्या किया, श्याम को नहीं बताया। राम ने क्या किया, श्याम को नहीं बताया। जब बिजनेस पे श्याम आया तो नहीं बताया, उसने नहीं बताया कि ऐसे बात फलाने व्यक्ति को हमने ये रेट बताया था, शाम में वो लेने के लिए आएगा। शाम में जब गोविंद व्यक्ति फिर आया तो बिजनेस पे कौन बैठा हुआ था, श्याम बैठा हुआ था। अब गोविंद ने कहा कि भैया ऐसे बात है, फलाना कपड़ा हमको लेना है, दीजिए। उसने कहा ठीक है ले लीजिए। बोला रेट, तो बोला 500 रुपया। बोला कि नहीं हम तो सुबह में आए थे और हम ऐसे फलाना आपके पार्टनर बैठे हुए थे, उनको मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, तुम 300 में लेके चल जाना, जितना मेरा खरीदा था तुम उतना ही देना, आप तो बहुत ज्यादा बोल रहा। बोला जब तुमको उन्होंने ये बात बोल दिया, राम ने तुमको ये बात बोल दिया कि 300 500 का सामान 300 में ले जाना, तो जब उसने कह दिया तो ले जाओ। प्रॉब्लम ये है सर कि अगर एक दूसरे को पूर्ण सूचना नहीं देगा तो लॉस में कौन जाएगा, बिजनेस जाएगा। लॉस में कौन जाएगा, बिजनेस जाएगा। इसलिए बोला गया है कि सही एवं पूर्ण सूचना देना होता है। कैसा सूचना देना होता है, सही एवं पूर्ण सूचना देना होता है। ये एसेंशियल पॉइंट था, ये आदर्श था, ये मूल तत्व थे। ये क्या थे, मूल तत्व थे किसके, एक आदर्श साझेदारी का। किसका, एक आदर्श साझेदारी का मूल तत्व था। पहला पारस्परिक भरोसा, पार्टनर का एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। दूसरा व्यवहार में क्या होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए बुआ। तीसरा क्या था, साझेदारी संलेखक का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। चौथा क्या था आपका कि सही एवं उचित लेखे होना चाहिए। और पांचवा क्या था कि सही एवं पूर्ण सूचना प्रदान करेगा। सही एवं क्या करेगा, पूर्ण सूचना प्रदान करेगा। ये आपका क्या था, एक आदर्श साझेदारी का मूल तत्व था। इसके बारे में हम लोगों ने भी जाना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। हमने कल आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया था। हमने हर रोज आप लोगों को ये बात बताते हुए आ रहे हैं कि वो हम फोकस ओरिएंटेड रहते हैं कि भाई मेरा काम फोकस्ड है कि बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना। आपको प्रिपेयर करवाना किसके लिए, बोर्ड के लिए। तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करवाने का मतलब हो गया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बता ही दिया था। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तो दो तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सब आदर्श, एक आदर्श साझेदारी के तत्व है। निम्न में से कौन सब एक आदर्श साझेदारी के क्या है, तत्व हैं। और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो सही है वो दे दीजिएगा। या फिर पूछेगा कि निम्न में से कौन सा आदर्श साझेदारी का तत्व नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बन सकते थे आपके ऑब्जेक्टिव में। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी तो 50 नंबर का बनाना होता है ना सर, तो सब्जेक्टिव का भी आप लोग यहां से तैयार कर सकते हो। अब देखिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या होता है। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको बन सकता है, साझेदारी का परिभाषा लिखें। साझेदारी का परिभाषा लिखें। दूसरा साझेदारी की विशेषता लिखें।
विशेषता लिखें। तीसरा, एक आदर्श साझेदारी का मूल तत्व लिखें। ये 3 क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर वाले में आपको बन सकता है। ये 2 नंबर या 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये यहां से बन सकते हैं। अब बात करते हैं 5 नंबर वाले का, जिसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तर। ये दीर्घ उत्तर। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको, देख लीजिएगा। बस देखिए, तैयार करते चलिए। हमने बोला था ना कि जितना हम बोल रहे हैं उतना करते चलिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको एक लाइन भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम जितना बोल रहे हैं उतना करके रखिएगा, उतना करते हुए चलिएगा। ये 2 नंबर वाले हैं, सबको हमने पहले से बता दिया। ऑब्जेक्टिव यहाँ से 10 क्वेश्चन के आसपास में हमने आपको बता दिया है कि जो यहाँ से बनने वाले हैं। बस इसको तैयार करते हुए चलिए। हम गारंटी लेते हैं, हमने बोला ना आपको कि हम गारंटी देते हैं आपको कि बोर्ड एग्जाम निकलवाना आपका मेरा काम। बिहार बोर्ड कहां से कितना क्वेश्चन सेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप बस जितना हम बोले उतना करते जाइए, आपको एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस जितना हम बोलते जा रहे हैं उतना करते जाइए, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। दीर्घ उत्तरीय में देखिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय का जो 5 नंबर वाला जो आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन होगा आपका कि साझेदारी की परिभाषा लिखें। परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं को लिखें। विशेषताओं को लिखें। दूसरा, साझेदारी की परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं को लिखें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो जब भी होगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। दूसरा आपका मान लीजिए क्वेश्चन हो सकता है कि एक आदर्श साझेदारी के मूल तत्वों का वर्णन करें। ये 2 क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन है जो आपका 5-5 नंबर का क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे ज्यादा बिहार बोर्ड नहीं पूछ सकता। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हुए चलते हैं ना, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। इतना तैयारी लेकिन आपको करना होगा। इतना अगर मेहनत हमारे साथ आप कर रहे हैं, कल के क्लास में अगर आप इसको तैयार करके रखे रहते हैं, अगर आप इसको तैयार करते हैं कि नहीं सर हम ये मेरा तैयार है पहले से, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से कि क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या जो हम बता रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बताइएगा जरूर इसके माध्यम से। हमने बोला था कि रेगुलर अब आपका क्लास चलना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कल के क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और अगर हमने पहले बोला था कि किताब एक ले लीजिएगा एसएससी का, क्योंकि हम उसी को फॉलो करने वाले। कॉन्सेप्ट सबका वही है, कोई भी किताब पढ़िए, किसी भी राइटर की किताब निकाल के पढ़िए, मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट सबका यही है। लेकिन एक बेस किताब होता है ना कि जिसको फॉलो करते हैं। तो हमको लगता है कि बिहार बोर्ड में स्पेशली सब एसएससी को ही फॉलो कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के जितने भी टीचर हो, चाहे जितने भी स्टूडेंट है या जो भी हैं, सब किसको फॉलो करते हैं, एसएससी को। तो हमने इसीलिए बेस बनाया है एसएससी को कि सभी बच्चों के काम आ सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास एसएससी का बुक होगा। तो हमने इतना चीज देख लिया। अब इसमें से हमको जो देखना था वो ये देखना है, कल के क्लास में जो हम देखेंगे वो ये हम देखेंगे कि साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य, ये कल के क्लास का है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। अगर टाइम बच गया तो कल साझेदारी संलेख पे भी हम लोग बात कर लेंगे। साझेदारी संलेख पर भी हम लोग बात कर लेंगे। एग्रीमेंट के बारे में भी पूरा बात हम लोग कर लेंगे आज की क्लास में। बस इतना ही रखेंगे। कैसा क्लास लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप लोग बताइएगा जरूर हमको कि क्लास कैसे आप लोगों को लग रहा है।
क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताइएगा जरूर हम लोगों को, क्योंकि सारा बात आप लोगों को पता है कि सब कुछ जानकारी आप लोगों के पास है ही। इसको थोड़ा सा और ऊपर लेना चाहते हैं, थोड़ा सा और इसको बढ़ाना चाहते हैं। हमने बोला था आप लोगों को कि इसके बाद 11th का भी क्लास हम स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बाद 12th वाले का बीएसटी का भी बात हम सोच रहे थे कि बीएसटी का भी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ईपीएस इकोनॉमी जो होगा वो उसके बारे में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम सोच रहे थे कि बीएसटी का भी शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोगों का रिएक्शन क्या है, नहीं है, क्लास का कैसा प्रोग्रेस है, नहीं है, वो देखने के बाद हम लोग करेंगे। अभी आज जितना हमने किया था, जितना होमवर्क हमने आपको दिया है, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि आप लोगों से कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ना हम कुछ छोड़ने वाले हैं। जितना जो है उसी में हम पूरा काम करना चाहते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं वीडियो को, क्योंकि एक लिमिटेशन होता है हमारा, उस लिमिटेशन से बाहर नहीं जाना होता है, तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। ठीक है, पढ़िए लिखिए, इसी पे ध्यान दीजिए, अपना अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद।